हेलो दोस्तों, मैं देव चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्रोग्राम में जिसका नाम है लर्न टू अर्न। आज के हम इस YouTube वीडियो में ये जानेंगे कि आप लीगल सिस्टम के द्वारा कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली फॉर द लॉ स्टूडेंट और एडवोकेट्स लॉयर्स के लिए बनाई जा रही है कि वो अपनी ग्रोथ किस प्रकार कर सकते हैं या उन्हें किन लॉ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसके द्वारा वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख के, और आप हम इसको थोड़ा सरल भाषा में समझेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को जो लॉ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो आज इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को चालू करने से पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्टफुल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। तो चलो चालू करते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रोथ सेल्फ लीगल करियर मोस्ट इंपोर्टेंट 11 पॉइंट्स। ये जो आज की वीडियो हम 11 पॉइंट्स में क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला है आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन पेनल कोड। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता होता है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को क्या क्राइम किया है या किस प्रकार का क्राइम किया है उसका निर्धारण हम आईपीसी के द्वारा करते हैं। जब भी किसी भी लीगल सिस्टम से किसी को लीक होना होता है या पुलिस को कोई भी कार्य करना होता है वो आईपीसी के द्वारा ही कार्य करता है। तो एक एडवोकेट या जो भी लॉ स्टूडेंट है उसको आईपीसी की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो अच्छी अपने क्लाइंट को अपनी बात है जो समझा सके और जिससे उसको अच्छी अर्निंग हो सके। एडवोकेट और लीगल करियर में मेन जो फोकस होता है वो क्लाइंट होता है। आप जितनी अच्छी आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप जितनी अच्छी अपने समझ रखते हैं लॉ की, उतनी अच्छी आपको अर्निंग मिलती है। इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म्स नहीं होता, आपको पूरी किताब बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए और जितनी अच्छी आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें। यहाँ पे जो 11 पॉइंट्स ऑफ लॉ दिए गए हैं उनको आपको दिमाग में फीड कर लेना है अगर आपको लॉ के फील्ड में अच्छा करियर बनाना है, अच्छी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करनी है। सेकंड जो पॉइंट है वो है सीआरपीसी और सीपीसी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड्स होते हैं और सीपीसी होता है सिविल प्रोसीडिंग कोड्स होते हैं। इनमें एक बेसिक होता है कि इसमें कोर्ट में किस प्रकार की धाराओं का उपयोग करके बचाव लिया जा सकता है या जो भी कोर्ट में वर्क है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो इसकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक लॉ स्टूडेंट और एक एडवोकेट के लिए इनकी नॉलेज होना प्रॉपर ही बहुत ही जरूरत होती है, जिसके द्वारा वो अपने क्लाइंट को उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके कि हाँ उनके जो द्वारा जो क्राइम्स हुए हैं जिनमें उन्हें अच्छे से बेल में बचाव मिल सकती है या जिन्हें झूठा फंसाया गया है या जिनकी जमीनों को कब्जा किया गया है उसमें अच्छे से वो लॉ कर सकते हैं। तो आपको एज एडवोकेट्स या लॉयर्स होते हुए या लॉ स्टूडेंट होते हुए आपको इस चीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एविडेंस एक्ट। आपको पता है कि कोर्ट में जो भी होता है वो केसेस जो भी जीते जाते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे जीते जाते हैं। एविडेंस के बेस पे ही सजा सुनाई जाती है, एविडेंस के बेस पे ही फैसले होते हैं। तो एविडेंस किस प्रकार के होते हैं, एविडेंस का किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन होता है, एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का जो विवरण है वो भारतीय एविडेंस एक्ट में दिया गया है कि किस प्रकार के एविडेंस का उपयोग करके हम अच्छा बचाव कर सकते हैं, अच्छे इनकम ऑफ जनरेट कर सकते हैं। तो एविडेंस एक्ट की जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है वो प्रॉपर ही किसी भी केस को जीतने में बहुत उसको प्रभाव करता है। तो आपको एविडेंस की बहुत ही प्रॉपर ही बारीक से बारीक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एविडेंस को क्रॉस करना नहीं सीखेंगे आप इस करियर में अपनी लाइंस नहीं बना सकते। तो अगर आप इसमें अच्छे इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो आपको एविडेंस एक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो साइबर लॉ या स्पेसिफिक लॉ। देखिए लॉ बहुत टाइप्स के होते हैं, बाकी के जो 3 से 4 जो मैंने लॉ ऊपर बताए हैं वो ओनली फॉर द बेसिक लॉस हैं, जिनके ऊपर जो फंडामेंटल लॉस बोल सकते हैं वो फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल्स हैं जिनके अनुसार ही लॉ काम करता है या कोई भी डिस्क्रिप्शन प्रयोग किया जाता है या कोर्ट में किसी भी प्रकार का जो काम होता है वो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब जो है ये स्पेसिफिक लॉ है कि आप अगर किसी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि साइबर लॉ हो गया, एनडीपीएस लॉ हो गया या किसी भी स्पेसिफिक फॉर द लॉ के लिए होते हैं, फैमिली लॉस हो गए, उनके लिए अगर आपको स्पेसिफिक करना तो आज का टाइम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता है कि आने वाली जो वॉर है वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो साइबर के ऊपर होने वाली है। सारी चीज कंप्यूटराइज हो गई है, कंप्यूटर के बेस पे ही सारे क्राइम किए जा रहे हैं
और इस समय जो सबसे ज्यादा जो क्राइम्स हो रहे हैं वो साइबर के ऊपर हो रहे हैं। तो साइबर लॉ की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एनडीपीएस तो आपको पता ही होगा, नशे से संबंधित कोई भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको एनडीपीएस के अनुसार किया जाता है, या फैमिली जो सबको पता है कि हम मनुष्य जो जीवन है वो फैमिली के अनुसार ही जो रहते हैं। तो फैमिली के अंदर क्राइम्स भी होते हैं बहुत सारे जो है, और मुकदमे पुलिस से होते हुए कोर्ट में पहुंचते हैं। तो आप अगर फैमिली लॉ भी स्पेसिफिक होते हैं तो आपको अच्छे इनकम ऑफ सोर्स होते हैं। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंड होगा कि आप जो है अगर अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले साइबर के ऊपर फोकस करें। और क्योंकि आज के टाइम के जो फैमिली क्राइम्स हैं वो भी ज्यादा साइबर में तब्दील होते जा रहे हैं। और सेकंड आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कि आप फैमिली लॉ पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप इसमें स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सीमित रहना चाहते हैं, तो आप फैमिली लॉ से ज्यादा रिलेटिव रहें। और एनडीपीएस लॉ ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉर्ट आउट ही नहीं होते, वो ज्यादातर हाई कोर्ट के ही मैटर होते हैं। तो आप अगर हाई कोर्ट लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, तो आपको एनडीपीएस के स्पेसिफिक कोर्स लॉ पे ही फोकस ज्यादा करना चाहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है जेल लॉ, मतलब जेल में क्या कार्य होता है, जेल में किस सिस्टम के अनुसार लॉ काम करता है, किस प्रकार से वहां पे जो बंदी अपराधी होते हैं उनको किस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं या किस प्रकार की सुविधा मिलती है। अगर एक एडवोकेट या लॉयर के रूप में अगर आप चाहते हैं कि आगे तक आपको एक अच्छा फ्यूचर मिले, तो एक जो भी क्रिमिनल, खास करके क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटिव जो लॉयर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप जो है जेल लॉ पे बेस्ट फोकस करें, जिससे कि लोगों को लगे कि आप उनकी जो कार्य प्रणाली जेल में किस प्रकार की यातनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है उनके बारे में बेखौफ हैं या उनको बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे आपके क्लाइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रभाव पड़ता है क्रिमिनल प्रोसेस में कि आप क्रिमिनल लॉयर या क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप जेल के सिस्टम को समझें कि जेल में किस प्रकार की सिस्टम काम करता है, किस प्रकार के कौन किस पद पे होता है, किससे आपको बात करनी चाहिए, किस प्रकार के लॉस होते हैं। आफ्टर दैट सिक्स पॉइंट है वो हमारा पुलिस प्रोसीड सिस्टम, कि पुलिस किस प्रकार की नियमावली उपयोग करती है, आईपीसी और सीआरपीसी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से एविडेंस एक्ट का उपयोग करते हैं, जो इन फंडामेंटल लॉ है उसका अधिकतर पुलिस उपयोग करती है। और जिस प्रकार की धाराएं होती है उनका काम होता है कि जो भी पुलिस का कंप्लेनर है उनको कोर्ट तक एक अच्छी फाइल बना के पहुंचाई जाए, एक जो भी डायरी है उसको बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन किया जाए, जिससे कि उनका जो क्राइम किया है व्यक्ति ने उसको जल्द से जल्द सजा मिले और अपर लेवल की सजा मिले, इसलिए पुलिस पूरा होता है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं या वो गलती से फंसा दिए जाते हैं। उसके लिए एक एडवोकेट को पुलिस का सिस्टम को वेरीफाई करना है कि पुलिस से वो किस प्रकार से फाइट कर पाए। उसके लिए आपको पुलिस के सिस्टम को जानना पड़ेगा कि पुलिस किस प्रकार का प्रोसीडिंग सिस्टम यूज करती है किसी भी केस को हैंडल करने के लिए। तो आपको पुलिस की कार्रवाई का पूरी तरह से पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें निकाल के आप अच्छे से केस को फाइट कर सके, अच्छे से आर्गुमेंट कर पाए और अपने केस और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला पाए। तो हमारा अगला जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग है। आपको पुलिस के साथ साथ कोर्ट का प्रोसीड भी पता होना चाहिए कि पुलिस में कि किस प्रकार से बेल को फाइल करते हैं, किस प्रकार से फाइनल आर्गुमेंट करते हैं, किस प्रकार से एविडेंस को डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको कोर्ट में पता होनी चाहिए कि कोर्ट में किस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उसकी क्या पोस्ट होती है, किस प्रकार की रैंकिंग होती है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, किस सिस्टम के थ्रू वर्क किया जाता है। तो आपको जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। अच्छे एडवोकेट बनने के लिए यही है कि आप हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करें और आपको सारा जो काम है वो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क से नोट करना, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग करके दिखाना है, यही आपका मेन बेसिक काम है। अगला जो है हमारा कोर्ट जजमेंट। आपको जो पुराने कोर्ट के जजमेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए। आप जितना अच्छा अपडेट रहेंगे कोर्ट के प्रोसीड में, कोर्ट के जजमेंट्स में, तो आपके क्या होता है कि एक जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, जो हाई कोर्ट को जजमेंट दिए, अगर आपका केस बिल्कुल ही उसके सेम टू सेम है या उससे रिलेटिव होता है, तो कोर्ट्स को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, उनको वो बात माननी पड़ती है कि हाँ ये सेम तरीका है और इसमें किस प्रकार के फैसले उपयोग किए गए थे, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, आपके क्लाइंट को प्रॉफिट मिलता है और आप अच्छे से किसी को भी डिफेंड कर पाते हैं और उसको अच्छे से इंसाफ मिल पाता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है क्रॉस आर्गुमेंट।
आपको क्रॉस आर्गुमेंट करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप लॉयर या एडवोकेट है या लॉ स्टूडेंट है, तो आर्गुमेंट आपका बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। आपको आर्गुमेंट के बेस पे ही आपको काम आगे करना है, या आर्गुमेंट के बेस पे ही आप आगे इंसाफ दिला पाएंगे। तो आर्गुमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको पॉइंट बाय पॉइंट आर्गुमेंट करना आना चाहिए, किस पॉइंट के बाद किस पॉइंट को आपको बोलना है, किस प्रकार से आप क्रॉस करेंगे, ये सारी चीजें आर्गुमेंट के द्वारा होती है। तो आपको आर्गुमेंट की एक एक पॉइंट, एक एक चीज, ये जो स्टार्टिंग के आपके फंडामेंटल लॉस है उनकी प्रॉपर बेस पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, और वो आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके अनुसार ही आप आगे काम कर सकते हैं। हमारा जो अगला है वो है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के द्वारा हम उन सरकारी विभागों पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके हमें जो पहले के टाइम में आरटीआई एक्ट 2005 में लॉन्च हुआ था या अधिनियम बना था। इसके द्वारा क्या होता है, सूचना का अधिकार, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है कि हमें एक अधिकार मिल चुका है कि हम किसी भी सरकारी विभाग से उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी पा रहे हैं, या हमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की नीड है अपने केस में, तो आप उससे हक के साथ उसे मांग सकते हैं। इसकी 10 रुपीज फीस होती है किसी भी पेजेस को आरटीआई अप्लाई करने के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाईबल है कि हर किसी सरकारी विभाग में आप आरटीआई लगा के वहां की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये आपका अधिकार है। ये प्राइवेट सेक्टर पे वर्क नहीं करता, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और इसके लिए अलग से सूचना विभाग बनाया जाता है जिसके द्वारा आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो पीआईएल सिस्टम है। जब भी आप किसी पब्लिक सेक्टर के लिए फाइट करते हैं या ऐसी केस के लिए फाइट करते हैं जिसमें जनता का हित होता है, तो आपको पीआईएल का होता है, जिसका हिंदी में होता है जनहित याचिका, जिसके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फाइल की जाती है, जिसके द्वारा आपको जनता के हित के लिए ये सिस्टम फाइट करना होता है। आप जब भी जनता के हित के लिए जाएंगे तो आप पीआईएल सिस्टम का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपने देखा होगा जॉली एलएलबी जो फर्स्ट मूवी है उसमें पीआईएल का बहुत अच्छा उपयोग दिखाया गया था कि किस प्रकार से एक रोड एक्सीडेंट को फाइट करके पीआईएल के द्वारा केस को ओपन किया गया था, और उनको जॉली सर ने है केस जीता भी था। ये एक कोर्ट का फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही अलग सारे राइट्स को जीतने के लिए आप ऐसी फैक्टफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।